जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहाँ बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा। मैं दुखी मन से था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यह कोई मामूली घटना नहीं है। राज्यसभा के सभापति ने अपनी कुर्सी क्यों छोड़ी? क्यों कहा कि वो हाउस नहीं चला पा रहे? वो जानते हैं कि आने वाले दिन और भारी होने वाले हैं। राज्यसभा थोड़ी और बदलने वाली है। राजनीति का समीकरण कुछ और बदलने वाला है। तब क्या होगा? And senior leaders are not taking note of it. This is unbecoming conduct. I will not countenance it. Honorable members, we have seen the ugliest of scene. We saw a dark phase of our democracy during emergency. धनखड़ आगे की सोच सोचकर अभी से इतने परेशान है। कितने परेशान है देख ही रहे। धनखड़ को पता है कि वो जो इंडिया गठबंधन के नेताओं के बोलना शुरू करते ही खुद भाषण देने लगते थे, उसके दिन लद चुके हैं और आने वाले दिनों में और लदने वाले हैं। आपको पता ही होगा, लोकसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में भाजपा और कमजोरी की हालत में चली गई थी और अब चुनाव आयोग ने 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। इनमें राजस्थान, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा की सीटें शामिल हैं। तो क्या होने जा रहा है राज्यसभा उपचुनाव में? क्या मोदी को कुछ राहत मिलेगी या उनकी स्थिति और कमजोर होगी? बाकी राज्यों का तो लगभग तय है, लेकिन तेलंगाना और उड़ीसा और हरियाणा, 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे का मुकाबला हो सकता है। दोनों ने अपनी अपनी सीटें सुनिश्चित करने के लिए खेल किया है, लेकिन किसका खेल बनेगा और किसका बिगड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में बीजेपी के 97 सांसद थे। क्योंकि उसने कई राज्यसभा सांसदों को लोकसभा चुनाव में उतार दिया और उनमें से कई जीत भी गए, इसलिए संख्या हो गई कम। अब सबको इस सवाल के जवाब का इंतजार है कि 12 सीटों पर उपचुनाव के बाद बीजेपी की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। मतलब 97 से ज्यादा होगी या कम हो जाएगी। सवाल को और आगे बढ़ाइए तो कितनी कम होगी? और अगर बीजेपी की कम होगी तो क्या इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा? चलिए इसके जवाब को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हमने बताया, राज्यसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। 3 सितंबर को 9 राज्यों की 12 सीटों पर यह उपचुनाव तय है। आयोग के अनुसार असम, बिहार और महाराष्ट्र की 2-2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जबकि हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, तेलंगाना और उड़ीसा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव होंगे। 7 राज्यों में तो वोटिंग की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में वोटिंग की संभावना बन सकती है। देखिए, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और उदयन राजे भोसले के इस्तीफे की वजह से सीटें खाली हुई हैं। पीयूष गोयल मुंबई उत्तर से और उदयराजे सतारा से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। वहीं हरियाणा में लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के इस्तीफे के कारण चुनाव होने जा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 90 और जीत के लिए बीजेपी को चाहिए 44 विधायकों का समर्थन। बीजेपी के खुद के पास 41 विधायक हैं और उसे निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है, उसका दावा है। देखिए, यह चुनाव भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। उन्होंने भाजपा के अल्पमत में होने का भी दावा कर दिया था और इसी आधार पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का इस्तीफा भी मांग लिया था और जजपा नेता दुष्यंत चौटाला ने उनका साथ देने की भी बात कर दी थी। अब देखिए कि कांग्रेस के पास 31 सीटें हैं और जजपा के पास 10। 1 सीट अभय चौटाला के पास है, 1 सीट हरियाणा लोकहित पार्टी के पास है। इन सब को जोड़ दीजिए तो 42 सीटें बनती हैं। तो असल चाबी निर्दलियों के पास है, उनकी संख्या है 7। हुड्डा अगर वाकई हरियाणा की राजनीति में असरदार बचे हुए हैं तो वो कांग्रेस के लिए 44 विधायकों का जुगाड़ कर सकते हैं। वैसे भी ये सीट उनके बेटे पर पार्टी के भरोसे की वजह से खाली हुई है, तो कांग्रेस को उनसे बहुत उम्मीदें होंगी। दूसरे, अगर हुड्डा हरियाणा से पार्टी को राज्यसभा में कामयाबी दिला पाते हैं तो मान लिया जाएगा कि भाजपा की सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 90 सीटों की विधानसभा में बहुमत के लिए 46 विधायक चाहिए। एक विधानसभा अध्यक्ष को भी जोड़ दें तो 47, लेकिन भाजपा के पास है 41 ही। तो अगर कांग्रेस राज्यसभा चुनाव में भाजपा को हरा देती है तो सरकार भारी दबाव में आएगी।
लेकिन ये इतना आसान नहीं होने जा रहा, हलवा नहीं है। लेकिन किसी भी सूरत में वोटिंग तो तय है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए चुनाव होगा, वहां मुश्किल नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर बीजेपी की जीत पक्की। बिहार में भी झगड़ा नहीं है, एक सीट बीजेपी के विवेक ठाकुर के लोकसभा पहुंचने से खाली हुई और दूसरी आरजेडी की मीसा भारती के चुने जाने की वजह से। वहां यही स्थिति बरकरार रहेगी। बिहार की 2 सीटों में से एक बीजेपी के पास चली जाएगी और दूसरी आरजेडी के खाते में चली जाएगी। असम में भी यही होगा। कामाख्या प्रसाद तासा और केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के लोकसभा के लिए चुने जाने की वजह से खाली हुई दोनों सीटें बीजेपी के पास वापस जानी तय है। लेकिन असल खेल होगा राजस्थान में और वहां बीजेपी को फायदा होगा। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से खाली हुई सीट वापस कांग्रेस के पास नहीं जा रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान में समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। लेकिन राजस्थान और हरियाणा से 2 सीटों से हो रहे नुकसान की भरपाई कांग्रेस तेलंगाना से करेगी। बीआरएस नेता केशव राव ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पार्टी किसी बड़े नेता को राज्यसभा भेजना चाहती है। इसी तरह त्रिपुरा में विप्लव कुमार देव की जगह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जीतना तय है। उड़ीसा में भी राजस्थान की ही तरह विधानसभा चुनाव की वजह से खेल होगा। ममता मोहंता बीजेडी से बीजेपी में आ चुकी हैं। तय है कि अब वो बीजेपी के टिकट पर संसद पहुंचेंगी। 3 सितंबर को वोटिंग के बाद स्थिति साफ हो जाएगी, राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। तो जो तस्वीर फिलहाल समझ में आ रही है वो ये कि 3 सितंबर के बाद राज्यसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की ताकत अभी की तुलना में कुछ बढ़ जाएगी। 9 राज्यों की 12 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के बाद बीजेपी और एनडीए के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन सवाल है कितनी बढ़ेगी, इसका जवाब भी सुन लीजिए। इसके बाद भी एनडीए को बहुमत नहीं मिलेगा। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा है 123 और अगर बीजेपी 10 सीटें जीतने में भी कामयाब हो जाती है तो भी वो 97 के पुराने आंकड़े पर नहीं पहुंच पाएगी। उपचुनाव के बाद भी बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की संख्या 96 पर ही अटक सकती है। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में 1 सीट का नुकसान होगा। यह लगभग तय है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और केसी वेणुगोपाल के इस्तीफे से खाली हुई सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल जाएं। तेलंगाना से पार्टी को 1 सीट मिलनी तय है, तो नुकसान हो जाएगा 1 का। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के खाते में 2 सीट आने की संभावना है। लेकिन खबर यह नहीं है, खबर यह है कि सारी ताकत लगा देने के बाद भी बीजेपी तो छोड़िए, एनडीए भी बहुमत के आसपास नहीं पहुंच पाएगा। 10 सीटों पर जीतने के बाद भी सदन में एनडीए के 111 सांसद ही होंगे और बहुमत के लिए चाहिए कितना, 123। इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी की अकड़ और ढीली होगी आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर उन्हें सरकार चलाना है तो बिल पास कराने के लिए बार बार विपक्ष का मुंह देखना होगा। लोकसभा में तो वो एनडीए के दम पर जैसे तैसे निकाल भी ले जाए, लेकिन राज्यसभा में उसका फंसना तय है। और संविधान संशोधन वाले मामलों में तो वो इंडिया गठबंधन की मदद के बिना ना राज्यसभा में कुछ कर सकती है और ना ही लोकसभा में। इसीलिए इन दिनों लोकसभा वाले हुजूर ओम बिरला का भी चेहरा उतरा रहता है और राज्यसभा वाले जहां पनाह जगदीप धनखड़ का भी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।